यहाँ पे हमारे पास क्लास 9 मैथ्स का 2025 का क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो आप कर सकते हैं। तो इसमें कुल प्रश्न हैं, टोटल 27 प्रश्न हैं, और जहाँ पे और लिखा है दोनों पार्ट हम करेंगे, ठीक है। बेसिकली पूरा ही पेपर करेंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है, निम्न में कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से हमने बताना कि कौन सी संख्या अपरिमेय है यानी इरेशनल नंबर है। इसका सही आंसर है सी, ये एक अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर। इसका कारण यह है कि 5 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, इरेशनल नंबर। इसके अलावा अगर आप ये देखें, इसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाता है, ये 4 होता है। इसका वर्गमूल भी पूरा पूरा आ जाता है 2, तो ये संख्या ये बन जाती है। ये तो खैर परिमेय है ही। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन है, पाई है एक। पाई क्या है? देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इरेशनल नंबर। तो ये तो खैर सीधा आंसर हो गया। अगर आपको थोड़ा ये जानना हो, अगर आपके अंदर ये उत्सुकता हो कि भाई पाई तो होता है 22/7 हम लिखते हैं, कभी कभार 3.14 लिखते हैं। अब ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है, दोनों ही ये परिमेय है, ठीक है, रैशनल नंबर। तो पाई अपरिमेय कैसे हो गया? तो देखो माय डियर, 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये लगभग वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई अपने आप में एक अपरिमेय संख्या है जिसकी लगभग वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, ताकि हम कैलकुलेशन में रख पाए, सॉल्व कर पाए। ओके, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ओके, नेक्स्ट, 03 कार्य तल पर कहाँ स्थित है? तो देखो, कभी भी आपको कोई बिंदु ऐसा दिखे जिसमें एक जीरो है, या तो ये जीरो है या ये जीरो है, तो आप एक ट्रिक याद रखना। आप ये तो जानते ही होंगे कि पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, ये तो आप जानते हैं ना। तो अगर x जीरो हो, वो चीज होती है y अक्ष पर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो अगर x जीरो है तो y अक्ष पर है, और मान लो कि कोई नंबर ऐसा आ गया 40, तो ये फिर x अक्ष पर होगा। तो आप समझ गए, जब x जीरो हो तो y अक्ष पर होता है, और जब y जीरो हो तो x अक्ष पर होता है। तो इसका आंसर है y अक्ष पर, ऑन y एक्सिस। फोर्थ पार्ट है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इसका एक हल हो तो k का मान है। तो सीधा हम इस समीकरण में x और y का मान रख देंगे और k आ जाएगा। तो समीकरण हमारे पास है 2x + 3y = k। x की जगह पे हमने 2 रखना है, y की जगह पे हमने 1 रखना है। तो ये आ गया 2 दूनी 4, 3 कम 3, 4 3 7, और ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बहुपद इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दिस पॉलिनोमियल। देखो, गुणांक होता है जो उसके साथ में लगा होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ये लगा हुआ। तो एक तो माइनस है, साफ दिख रहा है, लेकिन जब कोई अंक नहीं लिखा होता तो वो हम 1 उसको मानते हैं, ठीक है, 1 लेकर चलते हैं, तो यानी 1 है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, -1। अब ये क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः ये हैं, चौथा कोण है। देखो, किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स दिए हैं, हमने फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो फोर्थ एंगल को हम x ले लें अगर, तो क्या होगा, 80 + 95 + 112 + x = 360 डिग्रीज। ओके, तो अभी आ जाएगा, ये प्लस करेंगे तो ये आएगा 5 2 7, 9 1 10, 18, 1 287, और x आ जाएगा 360 - 287, यह आ गया है 83। कितना, 60 70 73। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा आपको।
7th यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माण कार्य के लिए प्रयोग की जाने वाली ईंटों की माप में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या अनुपात होता था। तो यहाँ पर मैंने ये एक इमेज ली है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ओके, सिंधु घाटी की सभ्यता की। तो ये माप होता है ये वाला। 8th पार्ट है, किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी माप की हैं तो उसका अर्ध परिमाप होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, सीधा तो ये नाम में ही है। परिमाप होता है जब तीनों को हम आपस में जोड़ते हैं, और अर्ध के लिए हाफ 2 से भाग दे देते हैं, इसीलिए ये बन जाता है अर्ध परिमाप, जो हेरोन के सूत्र में भी यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5√2 को 3√2 से गुणा कर गुणनफल लिखो। ओके, 5√2 गुणा 3√2। तो गुणा का ये है कि अंदर ये बाहर बाहर वालों की गुणा अलग होती है और अंदर अंदर वालों की गुणा अलग होती है। तो √2 इंटू √2, ये चाहो तो इनकी गुणा अंदर इस तरह से लिखो, अगर थोड़ा सा वर्किंग दिखानी है, नहीं तो सीधा 2 लिख दो, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। ठीक है, जब भी 2 रूट का आपस में गुणा होगा, जैसे √3 इंटू √3, तो ये चीज़ 3 हो जाती है। ऐसे √2 इंटू √2 दोनों सेम चीज़ें जब रूट में हो, गुणा होके ये समझो रूट हट जाता है, और ये आंसर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, इसको प्रसारित रूप से लिखिए। तो हमारे पास है x-3 का वर्ग, ओके, इसका होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करना है, हमने विस्तार करना है। कैसे करेंगे देखो, तो इसमें फॉर्मूला यूज़ कौन सा होगा। फॉर्मूला वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ। x माइनस वाई का वर्ग क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, कुछ लोग वाई स्क्वायर पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, मर्जी है। तो यहाँ पे हम करेंगे वही, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, 3 दूने 6, x और 3 का स्क्वायर हुआ 9, और यह आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण इसको इस रूप में लिखिए और ABC के मान बताइए। ओके, तो हमारे पास समीकरण है 5x बराबर 3y माइनस 4। तो इस रूप में लिखने के लिए सबको बाईं ओर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5x, ये इधर जाएगा, और ये है ना, प्लस का माइनस होगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हमने लिखेंगे कि यह इसका रूप है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूप है। बाय द वे, ये लाइन अगर नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो आंसर ये है यहाँ पे कि हमने इस रूप में लिख दिया है। दूसरा ये है कि यहाँ a बराबर क्या है, तो x के साथ जो है वो a है, b जो y के साथ है, और c जो ये कांस्टेंट है c। ओके, और ये भी आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश, AB बराबर AC है, तो कोण B और C के मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये सिचुएशन है, एक समकोण त्रिभुज है, कोण A 90 अंश है, BC, AB बराबर AC है, ये कोण B और कोण C हमने बताने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनकी सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण B और कोण C आपस में होंगे बराबर। तो हम ये लिखेंगे कि कोण B, चूंकि AB बराबर AC है, इसलिए कोण B बराबर कोण C। देखो, डिपेंड करता है कि कितने अंक का है। अगर 2 नंबर में है तो प्रॉपर कारण वगैरह लिखिए। ठीक है, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। अब कोण A तो है 90 अंश, कोण B और कोण C की जगह पे भी हम कोण B लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं।
तो ये हुआ b प्लस बी हुआ 2b, और 90 उधर जाएगा तो माइनस 180 में से माइनस हो जाएगा और ये 90 आएगा, ठीक है ना। और कोण b आ जाएगा 90/2 यानी 45 अंश। कोण b मिल गया है और कोण c ये भी 45 अंश होगा, क्योंकि कोण b और कोण c दोनों बराबर हैं। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्तीय तल में मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। कार्तीय तल क्या होता है? आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह से बनता है, जिसमें ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। तो इसको हम कार्तीय तल कहते हैं। जहाँ पर ये अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। मूल बिंदु को ओ से दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हुआ 0,0। तो ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक द्विपद लिखिए जिसकी घात 35 हो। राइट अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो देखो, द्विपद का मतलब दो पद होने चाहिए और घात 35 हो, ठीक है। तो दो पद, तो कोई भी दो पद हो सकता है। जैसे एक ले लिया मैंने x, इसकी घात 35 और प्लस करके चाहे y लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे कुछ भी हो। तो ये हमारा आंसर है। तो ये द्विपद है क्योंकि दो पद हैं, एक ये, और घात 35 है क्योंकि यहाँ पे जो चर है जो कि वेरिएबल यानी x, इसकी घात 35 है। अगर मैं y की घात 40 लिख देता हूँ तो फिर इस बहुपद की जो घात है ये 35 नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ी घात वाला चर यहाँ पे आ गया है 40। ये है। उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 3 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या यहाँ पर दी है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, और हमने तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है L² = h² + r² का, क्योंकि ये ऊंचाई होती है h और ये होती है आधार की त्रिज्या r और ये तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें हम लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, L² = h² + r², यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। और वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो L² h हमारे पास 4 है, r 3 है, (25). ओके, तो L आ जाएगा इसका अंडर रूट यानी 5 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह लिखिए। देखो, वर्ग चिन्ह होता है जो इसका मध्य बिंदु होता है। और कैसे ज्ञात करते हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, वर्ग चिन्ह होता है वर्ग की निम्न सीमा प्लस वर्ग की उच्च सीमा बटे 2। ये है वर्ग अंतराल हमारे पास। इसकी निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। तो निम्न सीमा प्लस ये, इनको प्लस किया और 2 से भाग दे देंगे हम। तो ये आएगा 220/2 यानी 110, ठीक है। बाय द वे, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। तो अगर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला ना भी लिखो तो भी ठीक है, पर्याप्त है, डायरेक्ट ये लिख दो। ओके, बाकी ये तो है ही। 10th क्वेश्चन है और यहाँ से 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है? देखो, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। पहली बात तो ये है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? कि अब देखो, शून्य, इसको हम लिखते हैं p/q के रूप में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0/1 लिखो, या 0/2 लिखो, या 0/3 लिखो, है ना, जो कि p/q का रूप है। ओके, और q जो है, जो कि हर है, क्या है इस समय? 0 है, 1 है ना, तो 1 है ये 0 नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण के 2 हल ज्ञात करो। एक समीकरण हमारे पास क्या है? x + 2y = 7। इसके 2 हल हमने ज्ञात करने हैं। ओके, तो देखो, तरीका समझो, ठीक है ना।
हम यहाँ पर क्या करेंगे कि देखो, एक तो एक ये है कि x को 0 रखो, y आ जाएगा, y 0 रखो, x आ जाएगा, या फिर इसको उधर लेके जाओ, परफेक्ट है। अब y कुछ रखो, y बराबर हमने रख दिया चलो 0, तो x क्या आएगा, कुछ भी रखो, 1 रख दो, 2 रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो x क्या आएगा, 7 माइनस 2 इंटू, और y की जगह पे हमने 0 रखना है, ये हो जाएगा 7 माइनस 2, सॉरी 7 माइनस 0 बराबर 7। तो यहाँ पे हल क्या आया इसका, x 7 है और y 0 है। ओके, अब एक और हमने निकालना, क्योंकि दो हल हमने ज्ञात करने हैं। तो अब लेते हैं y इज इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, तो x क्या होगा, यहाँ पुट करो 7 माइनस 2 इंटू वाई, इस बारी हमने 2 लिया है, ठीक है, 7 माइनस 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे x क्या 3 एंड y 2, ठीक है। तो दो हल कौन कौन से हो गए, यहाँ पे लिख ही दिया हमने वैसे, बाकी समीकरण x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 के दो हल, तो कौन कौन से दो हल हैं, x बराबर 7, y बराबर 0, दूसरा x बराबर 3, y बराबर 2, ठीक। और आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर ये फिगर एकदम क्लियर नहीं था तो मैंने यहाँ पे अलग से बना दिया है। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये 110 अंश है एंगल PQT, और ये 135 अंश है एंगल SPR। हमने ज्ञात करना है एंगल PRQ, ठीक है ना, PRQ हमने ज्ञात करना है, यानी बेसिकली हमने ये कोण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कोण तो है ना, इसकी मदद से हम ये कोण ज्ञात कर लेंगे, ठीक, आसानी से हो जाए, क्योंकि एक सीधी रेखा में ये बने हुए दो कोण हैं तो इनका योग होता है 180 अंश। अब ये 110 है तो ये बचा 70, ये मिल जाएगा हमें। उसके बाद फिर इस कोण और इस कोण का जो योग है वो इसके बराबर होगा और ये आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक काम ये कर सकते हैं आप, जैसे मैंने ये निकाला वैसे ये भी निकालो और फिर तीनों का योग 180 अंश कर दो तो ये आ जाएगा, ये भी एक तरीका है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ये कोण ज्ञात करते हैं। तो देखो एंगल PQR प्लस ये एंगल PQT, ये है 180 अंश, क्योंकि लीनियर पेयर हैं, रैखिक युग्म। तो एंगल PQT की जगह पे हम रखेंगे 110, और यहाँ से PQR आ जाएगा 180 माइनस 110, है ना, ये इधर जाएगा माइनस होगा, और ये 70 अंश आ गया है, ये कोण 70 अंश। अब हमारे पास एक गुण होता है त्रिभुज का कि जो ये बाहर का कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण, ये सामने के जो दो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है, यानी कोण SPR, क्या नाम दिया इसको, SPR, हाँ, कोण SPR ये होगा दिस प्लस दिस होता है, ठीक है। ये जो बाहर का कोण होता है ये सामने के जो अंदर वाले दो कोण हैं उसके योग के बराबर होता है। तो ये होगा कोण PQR प्लस कोण PRQ, समझे, ये कोण दिस प्लस दिस। वैल्यूज पुट करते हैं, SPR 135 से ये 70 अभी हमने निकाला, और कोण PRS ये हमने ज्ञात करना है। तो आ जाएगा, अब ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आएगा क्या 65 अंश, ठीक, ओके, ये हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ओके,
देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। हमने सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है। ओके, तो दिया ये ही कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सब गुण यहाँ पे यूज़ करेंगे। पहले लिख देते हैं ये। अब यहाँ पर हमने सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। ओके, करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक इसका विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये दो त्रिभुज हो गए हैं, एक ये और एक ये। हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो सीपीसीटी से आ जाएगा ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। बात समझ आ गई? ओके, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ सॉल्व करके, पहले रफली फिर प्रॉपर वे में लिखेंगे। ये आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये समांतर हैं, क्योंकि तभी तो समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये और ये भी समांतर। ठीक है, अब क्योंकि ये और ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण हुए बराबर, इनको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। समांतर रेखाएं ये हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण हुए एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये होंगे बराबर। इसी प्रकार से ये जो रेखाएं हैं, ये दो भुजाएं, ये भी समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण हुए बराबर। और क्या बोलेंगे इनको फिर से? एकांतर अंतः कोण। इतना ठीक है। अब वापस इन त्रिभुजों को देखो, आप पाएंगे कि इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। ये भुजा तो दोनों के लिए ही कॉमन है, और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज हुए सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम लिख देंगे कि ये बराबर ये बराबर ये सीपीसीटी से। ओके, तो समझ के कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज सी डी ए में, अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहले इस कोण की बात करते हैं। कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए, यह है एकांतर अंतः कोण। फिर ए सी दोनों के लिए बराबर है, मतलब कॉमन है, कॉमन लिखो या उभयनिष्ठ। फिर ये कोण यानी कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी के, कारण वही एकांतर अंतः कोण। ठीक, तो हम लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। और एक बार ये सर्वांग सम हो गए तो हम कह सकते हैं कि, और अच्छा क्यों है, किस नियम से है? एंगल साइड एंगल नियम से। और एक बार ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि देखो सर्वांग सम सिद्ध हो गए ना, तो फिर क्या, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ये सिंपल तरीका समझने का। यहाँ पर ये कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये बराबर होंगी। ये ठीक है ना, इतना सब कुछ लिखना नहीं है, हमने बस लिखना है कि ये और ये बराबर हैं, ए बी बराबर सी डी, साथ में बी सी बराबर ए डी। वही कारण सी पी सी टी, इतना लिख देंगे हम। ठीक है, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये इसका मतलब। तो सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो जो आपके बराबर दिख रहे हैं ना, ये इनके संगत भाग होते हैं, एक तरह से ये समझ लो। और ये हमारा
ये सिद्ध हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये इसी का और पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यही है, ये 13, इसका और पार्ट है। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ और बी ओ क्रमशः इनके अर्धक हैं, ठीक है। कोण सी दिया है, कोण डी दिया है, हमको कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करना है। ओके, तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये आप टेंशन मत लेना कि सही बनेगा कैसे बनेगा, कोई बात नहीं है। इसमें ए बी सी डी ये है, इसका अर्धक ये हम ले गए। अर्धक मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच से इसको डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही इसका भी अर्धक है, बिल्कुल बीचों बीच से। तो ये मिले, ठीक है। एक कोण ए का अर्धक ये है, कोण बी का अर्धक ये है, यहां पर ये मिले। कोण सी दिया है 70 अंश, कोण डी दिया है 30 अंश। हमको ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यहां पर सबसे पहली बात तो ये है कि चारों कोणों का योग लिख देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ठीक है ना। चारों कोणों का योग 360 अंश है, ये आप जानते हैं। कोण ए और बी का हमें पता नहीं है योग, बट सी हमें पता है कि 70 है, और डी हमें पता है कि 30 है। तो कोण ए प्लस कोण बी ये 100 है, ठीक है। उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 260 अंश। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब ये कोण क्या है? ये कोण है इस पूरे का आधा, यानी ये है कोण, ये है कोण a/2। क्यों? क्योंकि ये है a, इसका आधा ये है। इसी प्रकार से इसका आधा है ये कोण b/2। क्यों? क्योंकि ये पूरा b है, ये अर्धक है, तो ये b/2 हो गया। अब यहां पर देखो, अगर हम तीनों को जोड़ें, यानी देखो त्रिभुज AOB में ये कोण जो कि है a/2 प्लस ये कोण जो कि है b/2 प्लस ये कोण जो कि हमने ज्ञात करना है, ये क्या है? ये है 180 अंश। समझे यहां तक? ठीक। यहां पे हम एलसीएम लेते हैं। ऊपर क्या आया? a है ना, दोनों के नीचे 2 है, ये ले लिया हमने। अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, कैसे इसको आगे करेंगे। a प्लस भी हमारे पास है 260, का आधा 130। ठीक, और इसीलिए एंगल AOB बराबर क्या होगा? 130 उधर जाएगा और ये आ जाएगा माइनस करके 50 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। समझे आप? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये बिंदु स्थित है? तो हमारे पास ये बिंदु है, तो सबसे पहले -2 4, ये कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये है कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये x होता है, ये x का माइनस साइड होता है, ये y होता है, ये y का माइनस साइड होता है नीचे। सुनो, x इधर पॉजिटिव होता है राइट साइड में, यानी यहाँ और यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ माइनस में होता है।
y ऊपर नीचे होता है, y ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब देखो कि किस में माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस इसमें है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में है ये, तो ये है द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब ये चतुर्थांश होते हैं, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो ये है द्वितीय चतुर्थांश में। समझ आया? ओके, फिर है हमारे पास 3 - 1, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस कौन सा है, ये है चौथे चतुर्थांश में, चतुर्थ। ठीक है, थर्ड, -1 0। जब ज़ीरो आए तो ध्यान रखना, पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया है, अगर जब ज़ीरो हो ना तो देखो कौन क्या ज़ीरो है, एक्स की वाई, वाई ज़ीरो हो तो एक्स अक्ष होता है, और एक्स ज़ीरो हो तो वाई अक्ष होता है, ठीक है ना? ओके, और फिर है लास्ट क्या, -3 -5, दोनों माइनस हैं, किस में होते हैं, ये दोनों माइनस हैं, तृतीय चतुर्थांश। क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए ए सी बराबर ए बी का हाफ। देखो यहाँ पर हमने, ये है ए, ये है बी, सी बिल्कुल बीचों बीच है, तभी तो ए सी बराबर बी सी है। तो हमने ये सिद्ध करना है कि जो ये है ये पूरे का आधा है वैसे साफ दिख रहा है, लेकिन हमने प्रॉपर तरीके से लिखना है, और ये यूक्लिड की ज्यामिति से प्रश्न है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि दिया है ए सी बराबर बी सी, ठीक। अब दोनों पक्षों में हम क्या जोड़ेंगे, दोनों पक्षों में हम ए सी जोड़ेंगे। देखो ये तो दिया है ना ए सी बराबर बी सी, दोनों साइड हमने ए सी जोड़ा, और क्यों, कैसे, ऐसे कैसे, तो देखो यहाँ पर यूक्लिड की एक एक्सियोम है, तो इस तरह से यूक्लिड की अभिधारणा हम मेंशन करेंगे। ओके, कौन सी, देखो यूक्लिड की अभिधारणा है कि अगर बराबर में बराबर जोड़े जाएं तो योगफल भी बराबर होंगे, मतलब कोई चीज़ बराबर है, जैसे 5 और 5 बराबर है, इनमें कुछ बराबर चीज़ अगर हम जोड़ दें, 3 3 मान लो, दोनों में जोड़ दिया हमने, तो जो योगफल आएगा वो भी बराबर होगा। तो ये एक यूक्लिड की अभिधारणा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये बराबर था, ये और ये बराबर थे ना, क्वेश्चन में दिया है, तो इनमें हमने बराबर जोड़ा, तो ये बराबर होंगे, मतलब ऐसा जोड़ सकते हैं दोनों तरफ हम। ओके, अच्छा, ए सी और ए सी में जोड़ा तो ये 2AC हो गया, थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, और बी सी में ए सी जोड़ा तो क्या होगा, बी सी में अगर हम ए सी जोड़ेंगे तो ए बी होगा, लेकिन इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं लिखेंगे हम बी सी प्लस ए सी, ए बी क्यों है, तो हम ये लिखेंगे क्योंकि ए बी जो है ये बी सी प्लस ए सी का संपाती है, मतलब जो ए बी है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, वो बी सी प्लस ए सी के ऊपर आ जाएगा, तो जब जो संपाती होते हैं वो बराबर होते हैं फिर। तो हम ये लिखेंगे कि देखो मैंने इसकी जगह पे ये लिखा है ना, उसका कारण ये है कि बी सी प्लस ए सी और ए बी संपाती हैं, तो यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों बराबर होती हैं, तो यहाँ पर ये और ये संपाती हैं। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ
BC प्लस AC और AB समपाती हैं। ठीक है, और अब हम दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। और ये भी यूक्लिड की अभिधारणा है कि अगर दो चीज़ें बराबर हों तो उनके आधे भी बराबर होते हैं। यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार बराबर वस्तुओं के आधे भी बराबर होते हैं। तो ये बराबर थी, हमने आधा कर दिया तो ये भी बराबर ही होंगे, यानी आधा हम ऐसा कर सकते हैं। 2 से 2 कटा और हमारे पास आ गया AC बराबर हाफ AB। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। इसी का और वाला प्रश्न है ये, इसमें व्यास दिया है और हमने आयतन ज्ञात करना है। तो व्यास है, ये दिया है। ओके, त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या यानी R व्यास की आधी होती है। ओके, आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे पाई है 22/7 रखेंगे हम, R 21/2, 3 बार लिखेंगे हम क्योंकि क्यूब है। और ओके, देखो 7 तियाँ हुआ 21 और 3 से कटा 3, 2 दूनी 4, देखो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा 11, और ये भी कट गया। ठीक, क्या बचा? 11 बचा, 21 बचा और 21 बचा। 21 गुणा 21 होता है 441। इसमें 11 का गुणा करेंगे हम, तो यह आया 4, 8, 5, 1। इतना सेंटीमीटर है ना, तो ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हमने इनके गुणनखंड करने हैं। फर्स्ट है 27y³ प्लस 125z³ देखो 27y³ होता है 3y³ प्लस 5z³। ये बात आप समझते हैं? ओके, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है x³ प्लस y³ वाला फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे कि आपको अप्लाई करने में ईजी लगे। देखो x³ प्लस y³ ये होता है x प्लस वाई इंटू x² माइनस XY प्लस y²। ये है फॉर्मूला, ये है आइडेंटिटी। ओके, सर्वसमिका ये हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। तो देखो कैसे, तो जहाँ पर ये समझो कि ये x है और ये है y, तो क्या होगा x प्लस वाई ठीक इंटू ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर भी ब्रैकेट लगेगा, x² यानी 3y का स्क्वायर प्लस माइनस XY यानी दिस इंटू दिस प्लस z² y² यानी इसका स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ही में ही एक्सेप्टेबल है, दोनों में ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला लिखने से आपको चीज़ें इजी लगेंगी तो बिल्कुल लिखो फॉर्मूला, मतलब ये आइडेंटिटी है ना, ये सर्वसमिका। सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे 3 3 9 y² माइनस 15 YZ प्लस 5 25 Z², और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, सेकेंड पार्ट x² प्लस 7x प्लस 12। देखो ये सिंपल होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मध्य पद विभाजन विधि से। हम क्या करते हैं, इसके दो ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसको जोड़ के 7 आए। तो ये है 4 तियाँ 12 और 4 और 3 7, यानी 4 तियाँ याद रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये होगा
एक्स स्क्वायर, और अब इसको स्प्लिट करेंगे कैसे, इसके हिसाब से 4x प्लस 3x है ना, 4 3 7 बिल्कुल 12। तो ये हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में x कॉमन है तो अंदर हुआ x प्लस 4, 3 कॉमन है x प्लस 4। अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन है ना। अगर आपको ये एक जैसा दिखे यानी आप ठीक कर रहे हो। 3x यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, और ये आंसर आ चुका है, इसके गुणनखंड हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, जांच कीजिए कि ये और ये इस बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। ओके, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम px नाम दे देते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब पहले ये रखेंगे फिर ये रखेंगे। अगर ये 0 आ गया तो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। तो x बराबर -1/√3 रखने पर तो क्या होगा, देखो x की जगह पे -1/√3 हमने रखा। ओके, अब देखो इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा, इसका वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा 1/, और रूट से वर्ग कट जाता है, 3 से 3 कटा, 1 - 1, और ये है 0। तो सिंस चूंकि p ये 0 है, इसीलिए x बराबर -1/√3 दिए हुए बहुपद, यानी जो हमारे पास px लिख देते हैं, px का एक शून्यक है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम ऐसे ही रखेंगे क्या, x बराबर दूसरा क्या है 2/√3 रखने पर, तो p 2/√3 इसमें रखना है। ठीक है, 3x² - 1 2/√3 रख दिया। अब देखो इसका वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 2 का स्क्वायर 4, और रूट से वर्ग कट जाता है ना। जैसे हमारे पास ये √3 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये समझो कट गया, सिंपली 3 आ जाएगा। 3 से 3 कटा, ये 4 - 1 ये हुआ 3 है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि p 2/√3 ये 0 नहीं है, इसलिए 2/√3 दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक, तो इस तरह से इसको करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हों और परिमाप 32 सेंटीमीटर। देखो एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। तीसरी के बारे में पता नहीं है, बट परिमाप पता है। तो परिमाप अगर पता है तो तीसरी भुजा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो माना भुजाएं ABC हैं। ठीक है, इसमें इसको A ले लेते हैं, इससे B, साथ में दिया है कि इसकी जो परिमाप है यह 32 सेंटीमीटर है ना। ये चीज़ क्वेश्चन में दी है। ठीक, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है A + B + C। A हमारे पास है, B C हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से देखो ये होगा 19, और यहाँ से C हमें मिल जाएगा 32 - 19 यानी 13
सेंटीमीटर। अब हमारे पास ए बी सी तीनों है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे, और हीरोन के सूत्र में एस भी होता है। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। वो निकालो पहले। अर्ध परिमाप, तो देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करने की जरूरत नहीं, बिकॉज परिमाप ये है, अर्ध परिमाप इसकी आधी हो जाएगी। तो अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? उससे पहले हम लिखेंगे ह्यूरोन के सूत्र के अनुसार क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास सभी चीज़ें हैं। s है 16, a है 8, b 11, और c है 13। तो ये हो जाएगा 16 गुणा माइनस करेंगे तो 8, यहाँ माइनस किया 5 और यहाँ माइनस किया 3। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। देखो हमने रूट से बाहर लेके आना है ना इसे। देखो 16 को तो डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये तो हम जानते हैं। 8 क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2, और बाकी 5 और 3 एज इट इज़ आ जाएंगे। 16 का वर्गमूल होता है 4, और 2 का जोड़ा है, उसमें से भी एक बाहर आ जाएगा। अब नहीं आ रहा ना कोई और, अंदर बचे ये तीनों, 2, 5 और 3। इसका गुणा करेंगे 8 आएगा, और अंदर वालों को गुणा किया तो ये 30 आ जाएगा। और इतना हमारा आंसर, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिद्ध कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो कैसे सिद्ध करेंगे? देखो यह है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये और ये भुजा आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। अब इसको हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमने ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहां पे पहले, माना एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दिया है कि ए बी बराबर ए सी, और हमने सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ए से इस भुजा पर एक लंब डालेंगे, और ऐसा करने से ये त्रिभुज दो त्रिभुजों में बढ़ गया है, ये और ये। हमने इन त्रिभुजों को सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और बाद में सीपीसीटी से ये और ये बराबर हो जाएंगे। अब इनको सर्वांगसम कैसे सिद्ध करें? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो यहां पर ये भुजा और ये भुजा बराबर है ना, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, क्वेश्चन में है। ये दोनों के लिए कॉमन है, और ये एंगल ये भी 90 ये भी 90, तो ये दोनों बराबर हो गए, दोनों 90-90 अंश हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? देखो यहाँ पे एस एस ए कोई नियम नहीं होता है, यहाँ पे हम RHS लगाएंगे, RHS, क्योंकि R का मतलब राइट एंगल यानी 90 अंश, H मतलब कर्ण हाइपोटेन्यूस, और S तो ये साइड होगी, तो RHS रूल यहाँ पे लगेगा। ओके, तो हम लिखेंगे, खैर सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हम A से BC पर एक लंब AD डालेंगे, और अब लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में यहां पे सबसे पहले R की बात करते हैं, राइट एंगल यानी कोण ADB बराबर है कोण ADC, और ये बराबर है। और कौन सा नियम है, किस नियम के अंतर्गत ये बराबर है?
ये दोनों 90 अंश हैं। अब ए बी बराबर ए सी है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, और ए डी दोनों के लिए बराबर है। ए डी बराबर ए डी कॉमन है, ये उभयनिष्ठ। तो इसीलिए ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। किस नियम से? आर एच एस नियम से। इतना क्लियर है? और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी है, और सिंपली सी पी सी टी। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण सी है और ये सी पी सी टी है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये और ये बराबर है, दिख रहे हैं ना, इनको हम संगत भाग कहते हैं। तो ये आप लिख देंगे, और इस तरह से ये सिद्ध हो चुका है। यहां से ये सब हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का ये और वाला पार्ट है। त्रिभुज एबीसी में ये दिया है, कोण ए कोण बी कोण सी का मान हमने ज्ञात करना है। तो दिया क्या है? 2 इज इक्वल टू 3, ये है। ठीक है, हमने ज्ञात करना है कि कोण ए बराबर क्या है। ये हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको x ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना 2 एंगल A बराबर 3 एंगल B बराबर 6 एंगल C इज इक्वल टू, इसको x ले लेते हैं। यानी ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 एंगल A बराबर x है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि एंगल A बराबर x बटे 2। इसी प्रकार से 3 एंगल B भी x है, इससे हमें अब मिलेगा एंगल B इज इक्वल टू एक्स अपन 3। और फिर है इसको लेते हैं 6 एंगल C बराबर x, इससे हमें मिलेगा एंगल C बराबर x बटे 6। ठीक है यहां तक? ओके। अब हमें पता है कि चूंकि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश होता है, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पे A B C की जगह पे ये रख देंगे, तो ये हो जाएगा x बटे 2 प्लस x बटे 3 प्लस x बटे 6 बराबर 180। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो क्या होगा? इनका जो एलसीएम है 6 आएगा। 2 3 6, 3x, 2 3 दूने 6, 2x और 6 कम 6 x, ये हुआ 6x। इससे कटा और हमें क्या मिलेगा? क्या x इज इक्वल टू 180। x आ चुका है, और अब यहां ए बी सी भी आराम से आ जाएगा। तो इसीलिए देखो, कोण ए क्या है? x अपन 2 है ना। तो x की जगह पे 180 अंश रखते हैं, और ये आ जाएगा 90 अंश। कोण b ये है x अपन 3, x 180 अंश है, तो ये आ जाएगा 60 अंश। कोण c x अपन 6, x 180 है, तो ये आ जाएगा 30 अंश। और ये आंसर आ चुके हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर हमारे पास ये फिगर गिवन है, और हमने ज्ञात करना है कोण ए डी सी। ओके, हमने ये कोण ज्ञात करना है कि ये कोण क्या है।
तो एक प्रॉपर्टी है, एक प्रमेय है कि कोण ए ओ सी कोण ए डी सी का डबल होता है। यानी किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के अन्य भाग पर अंतरित कोण के दुगुना होता है। तो ये कोण इसका दुगुना होता है। तो ये कोण क्या है? 90 अंश है ना, 60 और प्लस 30 90 अंश होगा। तो फिर ये क्या होगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका दुगुना है। ओके, तो यहां पे लिखते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर क्या है? ये है 60 प्लस 30 यानी 90 अंश। ये तो 90 अंश हो गया है। अब यहां पर देखो, कोण ए ओ सी ये है दुगना कोण ए डी सी के। क्यों है? हम लिखेंगे यहां पे कारण। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के किसी अन्य भाग पर अंतरित कोण के दुगना होता है। ये याद रखना आप, ये ठीक है। ये प्रमेय हमने यहां पर लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे तो बड़ा सिंपल है ये, और 3 नंबर में है, तो कुछ तो हम प्रॉपर वे में लिखेंगे ना, जिससे हमें 3 नंबर पूरे मिले। अब कोण इसमें हम यहां पर लिखेंगे 90, तो यहां पे 2 नीचे जाएगा इसके, और इससे हमें मिल जाएगा ओके। तो कोण ए डी सी है 45 अंश, और ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। 22वां प्रश्न है, इसके हर का हमने प्रमेयकरण करना है। ओके, हमारे पास है 5/√5 माइनस √3। हर का प्रमेयकरण करना है, तो कैसे करते हैं? इसमें गुणा करते हैं, जो यहां नीचे होता है इसमें इसके विपरीत चिन्ह से। अगर ये माइनस है तो प्लस होना चाहिए, और प्लस है तो माइनस होना चाहिए। क्योंकि माइनस है तो ऊपर नीचे हम प्लस से गुणा करेंगे। ध्यान रखना, यहां दोनों दोनों सेम होने चाहिए, दोनों प्लस। ठीक है, ये माइनस है तो ये दोनों प्लस होने चाहिए। अब ऊपर तो 5 है, इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखते हैं, और जब इसका इसका गुणा करेंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा ये एज इट इज √5 का वर्ग होता है 5, क्योंकि रूट से वर्ग कट जाता है, और यहां भी ऐसे ही है, ये 3। तो ये हो जाएगा बटे 2। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया है। आप यहां पे छोड़ सकते हैं। इस तरह से हमने हर का प्रमेयकरण कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। ये और में क्वेश्चन है, हमने इसका मान याद करना है। 32 की घात 1/5 प्लस -7 की घात 0 प्लस 125 की घात -1/3। ओके, देखो 32 होता है 2 की घात 5। क्यों? क्योंकि 32 अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आएगा? 2 से करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, फिर 2 से भाग देंगे 2, 2 से भाग देंगे 1 2 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 प्लस किसी की भी घात 0 1 होता है, चाहे कोई भी अंदर हो, घात में 0 है तो ये 1 होता है, प्लस अब यहाँ पे ये है 5 की घात 3। क्यों? है ना, 125 है, आप इसको अगर करेंगे भाग देके तो ये आ गया। ओके, अब इसमें गुणा होता है 2 की घात 5 गुणा 1/5। ऐसे ही यहां पे हम गुणा करेंगे 3 गुणा -1/3। 5 से 5 कटा, यहां 3 से ये 3 कटा,
ये हो जाएगा 2 की घात 1 प्लस 1, और यहाँ 5 की घात में एक -1 है, ये 2 की घात 1 2 ही है, और ये जो घात जो माइनस होती है वो नीचे चला जाता है ये, तो 5 की घात 1 हो जाएगा, एक घात लिखते नहीं है तो ये है, और ये आ जाएगा 3 सही 1/5, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, और यहाँ पे पहले इस फिगर को प्रॉपर बना देते हैं। ये फिगर है, ये आप देख सकते हैं 110 अंश 130 अंश ये दिया है। हमने याद करना है कि कोण क्यू आर एस क्या है, क्यू आर एस यानी ये कोण। ठीक है, तो क्या कैसे करेंगे, तो हम एक रेखा खींच देंगे। देखो क्वेश्चन में ये लिखा है कि पी क्यू और एस टी है समांतर, पी क्यू और एस टी आपस में समांतर है। हम एक यहां पर रेखा खींचेंगे जो कि इन दोनों के समांतर है, आर से होके जा रही है ये, तो ये हमने यहां पे ये रेखा खींच दी है, इसको नाम देते हैं एक्स वाई। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो पहले तो ये लिख देते हैं जो हमने यहां पे लिखा है। तो यहां पर लिख दिया मैंने कि पी क्यू और एस टी ये समांतर है, क्वेश्चन में दिया है हमने कोण क्यू आर एस पता करना है, पी क्यू और एस टी के समांतर एक रेखा हमने एक्स वाई खींची। ओके, अब कैसे ज्ञात करेंगे पहले मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे, और आपको भी ये करना चाहिए। ठीक है, पहले माइंड में सॉल्व कर लो फिर लिखना शुरू करो। तो ये निकलेगा, देखो यहां पे अगर ये 130 है तो ये निकालना बड़ा आसान है। इसका कारण ये है कि ये और ये कोण सह अंतः कोण है, इनको प्लस करके 180 अंश आता है, तो ये 50 अंश आ जाएगा। उसके अलावा ये कोण और ये कोण, आप समझ रहे हैं, ये कोण और ये कोण, ये कोण आपस में बराबर हैं। क्यों, एकांतर अंतः कोण। तो अगर ये 110 अंश है तो ये पूरा 110 अंश होगा, उसमें से 50 हटा देंगे, 60 अंश बच जाएगा। ठीक, और या तो आप एक काम करो, जिस तरह से 50 निकला है उस तरह से ये भी निकाल दो, ये वाला, क्योंकि इसको प्लस करके भी 180 आना चाहिए, तो ये हुआ 70 अंश, और फिर दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 अंश है, तो आराम से आ जाएगा। ठीक है ना, चलो इस तरीके से करते हैं। तो यहां पे देखो ये लाल में बस मैंने हेल्प के लिए लिखा है, हमें यहां पे लिखना नहीं, हम मिटा देंगे इसको बाद में। चूंकि पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, और क्यू आर इसमें है तिर्यक रेखा, तिर्यक है, तो क्या होगा इससे, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर एक्स 180 अंश, इनको कहते हैं हम सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। और इससे देखो ये तो 110 अंश है, ये कोण है क्यू आर एक्स, ये हमने मतलब निकालना है। तो क्यू आर एक्स ये आ जाएगा 180 माइनस 110 यानी 70 अंश। अच्छा, अब यहाँ पे फिर लेते हैं ये एस टी और एक्स वाई समांतर है, इस बार एस आर तिर्यक है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये कोण और ये कोण इनको प्लस करेगा 180 अंश आएगा जैसे यहां पे था। तो यह ये है कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वाई बराबर 180 अंश, कारण वही सह अंतः कोण। ओके, ये है 130 अंश, और इससे आ जाएगा कोण ये 180 माइनस 130 यानी 50 अंश। तो ये और ये आ चुके हैं, ठीक है ना। चलो अभी बाद में मिटा देंगे। अब दिस प्लस दिस प्लस दिस ये 180 है, यानी एंगल क्यू आर एक्स, ओके,
क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमने ज्ञात करना है, प्लस एंगल क्यू आर एस ही लिखा है ना यहाँ पे, क्यू आर एस, हाँ, प्लस एंगल एस आर वाई, यह है 180 अंश, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण हैं ये, ठीक है। ये है 70, ये तो हमने ज्ञात करना है, और ये 50, एंगल क्यू आर एस प्लस, ये प्लस करेंगे 120 बराबर 180, तो यहाँ से मिलेगा हमें एंगल क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120 यानी 60 अंश, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। यहाँ से हटा देंगे हम, ये 60 अंश है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 24, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो दर्शाइए कि ये होता है और इस आधार पर इसका मान परिकलित कीजिए। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए एक, कि देखो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये है फॉर्मूला। अब अगर हम इसे 0 रख देते हैं कि इफ यदि a प्लस बी प्लस सी ये है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर इसकी जगह पे आ गया 0, ओके। तो बेसिकली ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, और इससे क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो एक तो प्रूफ हो गया है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट पर देखो, अब हमने इसका मान याद करना है। अब हमने याद करना है कि माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 बराबर क्या। तो यहाँ पे एक बात तो पहले आप देखेंगे कि माइनस 12 की घात जो 3 है, एक मिनट है मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। ये है माइनस 12 की घात 3, मतलब ये, क्योंकि माइनस 12 की घात 3 अगर आप सरल करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि माइनस की घात जब 3 होती है तो माइनस ही होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 7 की पावर 3 प्लस 5 पावर 3, ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अंदर वालों को अगर आप जोड़ेंगे, इसको भी चलो ब्रैकेट के अंदर रख दो, इसको भी ब्रैकेट के अंदर रख दो, अगर आप अंदर वालों को जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, यानी ये हमें कंडीशन मिल रही है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि माइनस 12 प्लस 7 प्लस 5 बराबर माइनस 12 प्लस 12 यानी 0 होगा। इससे क्या होगा कि माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 ये हो जाएगा। देखो इसको हमने ये लिखा, अब क्योंकि अंदर वालों को प्लस करके 0 हो रहा है, यानी हम इसमें ये फॉर्मूला रख सकते हैं कि ये होता है 3abc, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, 3ab, और ये गुणा करेंगे क्या आएगा, ये है 12 पंचे 60, 7 21, 21 छके 126 और 0, ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये वर्ग है, हमने ये बताना है कि इसके विकर्ण
परस्पर इसके विकर्ण बराबर होते हैं, एक तो हमने ये सिद्ध करना है, और एक दूसरे को समकोण पर, यानी ये समकोण है और ये समद्विभाजित करते हैं, ये हमने सिद्ध करना है। ओके, तो ए बी सी डी से नाम देते हैं। माना ए बी सी डी एक वर्ग है, माना ए बी सी डी एक वर्ग है और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध हमने करना है कि विकर्ण बराबर हैं, ए सी बराबर बी डी, और साथ में हमने ये सिद्ध करना है कि ये कोण 90 अंश है और ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी ओ ए बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ डी, और कोण ए ओ बी 90 अंश। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले तो हम इन विकर्णों को हमने बराबर सिद्ध करना है, बड़ा आसान है ये। अगर हम ध्यान दें इस त्रिभुज पे, त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज इस पे, मतलब ए बी सी और ये बी ए डी, इन दोनों त्रिभुजों को देखो, इससे और इससे, है ना, इसमें ये और ये बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये बराबर हो गए। वर्ग के चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हैं, और ये भुजा ए बी दोनों के लिए कॉमन है, इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए भी, ये वाली भुजा। तो यहां पर क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो जाएंगे और सीपीसीडी से ये और ये बराबर आ जाएंगे। समझ गए आप? तो हम यहां पर लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी, इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि बी सी बराबर ए डी है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और साथ में अब देखो, कोण ये और ये कोण बराबर है, कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 अंश हैं। अब ए बी दोनों के लिए कॉमन है, समझ गए ना आप? ये और ये भुजा बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर, और ये दोनों के लिए कॉमन। तो अब हम कह सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के, और कारण साइड एंगल साइड। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी, और क्या लिखते हैं कारण हम? सिंपली सीपीसीडी। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया है। ओके, अब हमने ये सिद्ध करना है कि ये और ये बराबर हैं, ये और ये बराबर है, और ये कोण 90 अंश है। इसके लिए एक काम करो कि अगर हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लें, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? देखो, पहली बात तो यह है कि इन दो त्रिभुजों में ये साइड और ये साइड बराबर है, यहां पर ये कोण और ये कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये और ये समांतर हैं। तो ये भुजा, अब ये कोण और ये कोण हुए बराबर। इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण भी हुए बराबर। क्यों? क्योंकि ये समांतर हैं और ये एकांतर अंतःकोण है। और यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा तो पहले से बराबर है, तो क्या होगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये भी उससे सर्वांगसम हो जाएंगे, और सीपीसीडी से ये और ये बराबर, ये और ये बराबर हम लिख देंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी। अच्छा, एक और चीज़ है, ए ओ डी के साथ हम लेंगे सी ओ बी, ठीक है, बी ओ सी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये तरीका फॉलो करना चाहिए, ए ओ डी एंड सी ओ बी। ओके, इसको मैं नीचे ही लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि
ये कोण और ये कोण बराबर हैं, कोण ओ ए डी बराबर कोण ओ सी बी, इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये भी लिख देते हैं साथ में, कोण ओ डी ए बराबर कोण ओ बी सी। ठीक, और ए डी बराबर है बी सी के, कारण क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, या सिंपली लिख दो वर्ग की भुजाएं, इतना भी लिखना पर्याप्त है। ठीक है, या वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, आप ये भी लिख सकते हो। इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के, ये और ये सर्वांग सम हो गए, किस नियम से? एंगल साइड एंगल नियम से, है ना। तो ये हुए सर्वांग सम, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ओ ए है या ए ओ है क्वेश्चन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ बी बराबर, ये मतलब सी पी सी टी से, ये और ये हो जाएंगे बराबर सी पी सी टी से, और इसी प्रकार से ये और ये भी बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से, ओ बी बराबर ओ डी। और ये भी हमने सिद्ध करना था कि विकर्ण की भुजाएं समद्विभाजित होती हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। लेकिन अभी इसमें एक और चीज़ है, हमने सिद्ध करना है कि ये कोण नव्यांश है। तो ये कोण नव्यांश सिद्ध करने के लिए हमें ये सिद्ध करना होगा कि ये और ये बराबर है, क्योंकि तभी ये नव्यांश हो पाएगा। ये कोण और ये कोण बराबर हैं, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे कि भाई ये 180 है, अगर ये बराबर हो गए तो फिर ये 90-90 हो जाएंगे। ये बराबर लाने के लिए हमको कौन कौन से दो त्रिभुज चाहिए यहाँ पे? ये और ये, इनको सर्वांग सम लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे? तो देखो, ये साइड और ये साइड तो बराबर है, क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, अभी तो हमने सिद्ध किया है, ओ ए बराबर ओ सी, है ना। ठीक है, और ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, तो हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी सी ओ बी में, इसमें सबसे पहले बात करते हैं ए बी बराबर सी बी, ये वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए बराबर हैं। फिर है ओ ए बराबर ओ सी, अभी सिद्ध किया है। और फिर है ओ बी बराबर ओ बी, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये पे लिख देते हैं। तो इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी के, और इससे हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर कोण, यानी ये कोण बराबर हो गए कोण सी ओ बी सी पी सी टी। अब चूंकि इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों कोणों का योग, चूंकि कोण ए ओ बी प्लस कोण सी ओ बी ये है 180 अंश, और ये दोनों बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सी ओ बी की जगह पे भी हम ए ओ बी लिख सकते हैं। इससे क्या मिलेगा हमें? टू एंगल ए ओ बी बराबर 180 अंश, यानी एंगल ए ओ बी बराबर 90 अंश। और यह थर्ड पार्ट सिद्ध हो चुका है कि ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर यानी समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ए ओ बी भी 90 अंश सिद्ध हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। ओके,
अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसी के ही और में है, और इसीलिए तो क्वेश्चन हमको दोनों देखने चाहिए। पहला पार्ट आपने देखा, जो ये क्वेश्चन था, कितना लंबा इसका सोल्यूशन था, ओके। लेकिन इसका जो हल है इतना आसान है कि मतलब ये अगर 3 नंबर या 2 नंबर में भी होता तो भी प्रॉपर, कोई ये नहीं होता कि बहुत बड़ा क्वेश्चन छोटे नंबर में दे दिया है। इसका हल बहुत छोटा है और ये भी 5 नंबर का है। तो इसीलिए दोनों पार्ट हमें देखने चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि कौन सा ज़्यादा कम टाइम में हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये फिगर है, वैसे तो यहाँ पे बना ही हुआ है, दोबारा बना देते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें ये समांतर हैं, ये 100 अंश का कोण है। तो हमने ज्ञात करना है कोण BCD, BCD यानी ये कोण हमने ज्ञात करना है, ADC यानी ये कोण ज्ञात करना है हमने, ABC यानी ये कोण ज्ञात करना है। ये 100 अंश है और बाकी 3 कोण हमने ज्ञात करने हैं। अब ये इतना आसान है, देखो यहीं पे इसको पहले हल करते हैं, फिर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। तो जो रेखाएं समांतर होती हैं उनमें एक गुण होता है कि उनके जो ये तिर्यक रेखा, इसके एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी ये रेखाएं समांतर हैं, ये तिर्यक है, इन दोनों को प्लस करके 180 अंश आएगा। तो ये 100 है तो ये 80 अंश हो गया, क्योंकि दोनों को प्लस करके 180 आना चाहिए। अब एक और गुण है यहां पर जो लगेगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये 80 है, ये 100 है तो ये हुआ 80, क्योंकि इसका इसका प्लस 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। और फिर दोबारा जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया ना, वो यहाँ पे भी लगाएंगे कि ये रेखाएं समांतर हैं, इसका और इसका प्लस होके 180 आना चाहिए। तो क्योंकि ये 80 है तो ये आ जाएगा 100 अंश। तो कौन से दो नियम लगे कि समांतर रेखाएं जो हैं इनमें इसको और इसको मिला के 180 अंश होता है, वो यहाँ पे भी होता है 180 अंश मिला के। और दूसरा कि जो ये सम्मुख कोण है इनको प्लस करके 180 अंश आना चाहिए, तो इससे ये भी आ गया, और 3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है BCD, ये तो बाद ही में फाइंड होगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पहले फाइंड कर सकते हैं हम। तो कोण BAD प्लस कोण BCD ये है 180 अंश, और इसका कारण यह है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो अब BAD तो यहां पर गिवन है, BAD 100 अंश है प्लस BCD, तो यहां से BCD आ जाएगा 80 अंश, ठीक है। एक आंसर आ गया है। अब ADC ये ज्ञात करना है, तो ये कैसे ज्ञात होगा, देखो ये हटा देते हैं वाला, ये ज्ञात होगा दिस प्लस दिस। देखो चूंकि AB समांतर है CD के और AD ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक है, तो इससे क्या होगा कि कोण BAD प्लस ADC है ना, ADC लिखा है, ये 180 अंश, ओके। तो BAD 100 अंश है और ये हमने ज्ञात करना है। -180 100 और ये आ गया है 80 अंश, और ये आंसर सेकंड पार्ट का आ गया है, ओके। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने ज्ञात करना है ABC ये कोण ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये कोण हमें पता चल चुका है, वैसे ये भी पता चल चुका है, तो इसको प्लस करके भी 180 अंश आ जाएगा, दोनों से ही हम कर सकते हैं। कोण ABC प्लस कोण ADC
ये 180 अंश है। इसका कारण ये है कि चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको और इसको प्लस करके 180 अंश आता है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहाँ पे हम रखेंगे कोण ए बी सी प्लस ए डी सी, तो हमारे पास है 80, 180 अंश। तो कोण ए बी सी हो जाएगा 180 माइनस 80 यानी 100 अंश। और ये तीसरे पार्ट का आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप ये सोल्यूशन भी आपको समझ आएगा। आपने देखा कितना सिंपल है ये, और इससे पहले वाला बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको ये इजी लगा तो आप ये कर सकते हैं। 26वां प्रश्न है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरी का आंतरिक व्यास ये है। 16 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर का के दर से कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक अर्धगोलाकार कटोरा है और इसका आंतरिक व्यास दिया है, तो त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो अर्धगोला है उसका हम ज्ञात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाला, और उसमें फिर इसके हिसाब से ज्ञात कर लेंगे कि कितना व्यय होगा। तो दिया है कटोरे का व्यास, टेन 10.5 सेंटीमीटर। इसको भिन्न में बदल देते हैं, कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो ये हो जाएगा, और ये भिन्न में बदलेंगे हम, फिर 5 21 5 दूनी 10। ठीक है, व्यास अगर ये है तो त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या यानी आर ये हो जाएगी 21/2 है ना, नीचे 2 का गुणा, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है और आधा करने के लिए भिन्न में नीचे गुणा कर देते हैं 2 का। तो ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ चुकी है। अब हमने ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठ। आंतरिक वक्र पृष्ठ देखो, पूरे गोले का होता वक्र पृष्ठ क्या है? 4πr स्क्वायर, लेकिन ये अर्धगोला है तो 2πr स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे, पाई 22/7, आर 21/4, 3। ठीक, अब ये हो जाएगा 63 693/4। और ये अभी डिवाइड मत करना, ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि बाद में चीज़ें कट जाती हैं, तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। खैर, हमारे पास क्या क्वेश्चन में है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर के आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का खर्चा 16 रुपये आता है। तो 100 सेंटीमीटर वर्ग पर कलई करने का खर्च, व्यय, यह है 16 रुपये। तो 1 सेंटीमीटर वर्ग पे कितना खर्चा होगा? 100 से भाग दे देंगे, और इस पे कितना होगा जो हमने ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे इसका, और अब आपने देखा इससे आराम से कट गया है। अभी भाग मत देना, ये काटना मत, ठीक है, इसको फिर नीचे इसको ऐसे रहने दो। गुणा करेंगे, 4 × 12, 4 9 36 37, 3 4 6 24, 3 27/100, और ये हो जाएगा 27.72 इतने रुपए। ठीक है, यदि दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात ये है, आधार की त्रिज्या का अनुपात ये है, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, दो शंकु, उनका आयतन ले लेते हैं v1 v2, आधार की त्रिज्या ले लेते हैं r1 r2, और ऊंचाइयाँ ले लेते हैं h1 h2, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे हम। तो इस तरह से हम लिखेंगे, माना शंकुओं के आयतन क्रमशः v1 और v2, आधार की त्रिज्याएं क्रमशः r1 r2 और ऊंचाइयाँ h1 और h2 हैं।
तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया है कि V1 अनुपात V2 है 1:4, यानी V1 अपॉन V2 1/4 है। त्रिज्याओं का अनुपात 4/5 है। R1 अनुपात R2 ये है 4:5, यानी R1/R2 बराबर 4/5। ठीक है, और हमने ज्ञात करना है H1 अनुपात H2। सिंपल, अभी बस क्वेश्चन ही लिखा है, कोई ये हमने ये ले लिया था, और जो क्वेश्चन में जानकारी है वही अभी तक लिखी है। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है ना। तो इसीलिए पहले शंकु के लिए हम क्या लेंगे, उसमें V1 लेंगे, तो R की जगह पे R1 आ जाएगा और H की जगह पे H1 आ जाएगा। दूसरे शंकु के लिए V2 लेंगे, R की जगह पे R2 और H की जगह पे H2। अब इनको भाग देंगे हम, तो V1 अपॉन V2 क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ओके, अब ये कैंसिल हुआ और यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। V1 अपॉन V2 क्या है, 1/4। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं कि R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। ठीक है ना। V1/V2 1/4 है, R1 अपॉन R2 4/5 है। यही है। बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 4 चौको 16 बटे 5 × 25 गुणा H1 अपॉन H2। तो H1 अपॉन H2 हो जाएगा क्या, 1/4 गुणा, अब देखो ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, 25/16 यानी 25/64, और इसीलिए H1 अनुपात H2 हो जाएगा 25:64, और ये हमारा आंसर आ चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हमने ये जो आंकड़े दिए हैं इनका एक आयतचित्र बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले इस तरह से, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, मूल बिंदु। अब यहाँ पर हमने नंबरिंग लिखनी है, यह है 0, 10, 20, 30, 40, इस तरह से ही है। ठीक है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 तक ये है, एक आध एक्स्ट्रा लिख देते हैं 70, 80। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आएगी विद्यार्थियों की संख्या। अब हम कैसे करके लिखें, तो देखो अगर हम लिखते हैं, हमको ये संख्याएं देखनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें 2, 4, 6, 8, तो 24 तक जाने के लिए 12 लाइनें होनी चाहिए, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2, 4, 6 करके तो नहीं लिखेंगे। अगर हम लिखें 5, 10, 15, 20 करके, ये काफ़ी सही रहेगा, 5, 10, 15, 20, क्योंकि यहाँ पे 5 से कटने वाले काफ़ी हैं, ये है, ये है, ये है। लेकिन इससे भी सही जो मुझे लग रहा है वो है 4 के मल्टीपल में, 4 के गुणक में, क्योंकि 4 से इसमें भी भाग जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी और इसमें भी। तो सबसे बढ़िया कि 4 के गुणक हम लें, 4, 8, 12, मतलब 4 करके लें, है ना। 4, 8, 12, 16, 20, 24, क्योंकि एक तो 4 जो है 5 से छोटा होता है, तो जितना छोटा हम यहाँ पे लेते हैं उतना अच्छा नंबर आता है। 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि 3 लेने में एक तो ये बड़ा हो जाएगा, दूसरा 3 में हिसाब थोड़ा अच्छा नहीं रहता है, ठीक सही नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि 8 में दिक्कत हो जाएगी, 20 में दिक्कत हो जाएगी। बाकी ये है, आप बाकी आपकी मर्जी, आप 5, 10, 15, 20 करके भी ले सकते हो, बट ये बेस्ट है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि 4 से बहुत सारी संख्याएं जो कट जाएंगी, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हिस्टोग्राम बनेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले देखो 0 से 10 में है 13, तो 0 से 10 में 13 है, 13 देखो, ये 13 है, ये 16 है।
इनके ठीक बीच में होगा 14 और 13 होगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, फिर है 10 से 20 के लिए है 20, तो 20 यानी फिर 20 से 30 में 24 है, तो 24 ये है। तीस से 40 में है 15, 15 है, देखो ये 12 है, ये 16 है, ठीक बीच में 14 आता है, 15 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे, यानी ये, तो ये 15 है, ठीक है ना ये। ओके, 40 से 50 में 20 है, 20 ये है। 50 से 60 में 8 है, 8 ये है। और इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम में बन गया है परफेक्ट एकदम। ओके, और इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपके एग्जाम में इससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।